सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार हमारे चैनल फिर से क्वालिटी न्यूज़ में। सर आज का जो मुद्दा है वो बाबा साहब को लेकर है। सर बाबा साहब चाहते थे कि हमारे जो लोग हैं वो बहुजन लोग राजनीति में उतरे। ये सपना आपको कितना साकार होता हुआ दिख रहा है? आज मैं वैसे बोल चुका हूँ कि मैं इक्वलिटी न्यूज़ का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने दोबारा मुझे मौका दिया है अपने विचार रखने का। ये बाबा साहब ने शुरू में कह दिया था कि 24 अप्रैल 1948 को बोल दिया था कि जिस दिन ये बहुजन समाज SC ST OBC के लोग ही हो गए उस दिन सत्ता तुम्हारे हाथ में होगी। और दूसरी बात ये है कि आज बहुजन समाज में जो लोग आ रहे हैं जिनको हम OBC SC ST के लोग कहते हैं, अब वो समझ में उनके आ रहा है कि हम सब एक हैं, हमें एक होना चाहिए। ये जातियाँ हमारे बीच में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने जाति के आधार पर तोड़े हुए लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर एक कर दिया है। आज SC ST OBC के लोग जो भी हैं हम सब एक हैं, इनको एक होना चाहिए और एक होने में लगे हुए हैं। और उसकी तस्वीर आज हमारे सामने नज़र आ रही है कि OBC के लोग ज़्यादा तादाद के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के साथ वो जुड़ते जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सर, अगर बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब और काशीराम साहब के सपने को पूरा करती भी है, पर अभी उत्तर प्रदेश में जो हुआ, जो विधानसभा 5 राज्यों के चुनाव का जो हमने उत्तर प्रदेश में देखा, उसको देखकर आप क्या करते हैं? क्या ये बाबा साहब और काशीराम साहब के सपने को पूरा करता है? आज मैं आपको बता देना चाहूँगा, क्योंकि ये जो सिलसिला बहुत लंबे समय से चालू है। बाबा साहब के ज़माने में से भी और बाबा साहब के बाद जो RPI बनी थी उसके भी टुकड़े हुए थे। और साथ ही साथ आज ये बात बहुत नज़र आ रही है कि बाबा साहब ने कहा था कि चमचा, पिट्ठू, दलाल और औजार, ये 4 तरह के चमचे होते हैं। और वो जो चमचे थे वो बाबा साहब के ज़माने में भी थे। आज बहुजन समाज पार्टी के अंदर जिन लोगों ने फ़ायदा उठा लिया था और उन लोगों ने चमचागिरी और अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने इन महापुरुषों के जो संघर्ष था उसको नज़रअंदाज कर दिया था, छोड़ दिया था। और ये जो बहुजन समाज पार्टी है इसमें जो लोग कैडर बेस पर तैयार हुए थे, जो कैडर बेस पर काम करते थे, जो MLC भी बने, मेंबर राज्यसभा भी बने, वो किसी न किसी तरह अगर उनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ वो निकलते गए और निकल कर उन्होंने पार्टी को बहुत नुकसान पहुँचा रहा। और आज मैं ये बात कह देना चाहूँगा, अजीत गौतम जो ये है ये मिशन मूवमेंट पर एक लंबे समय से है और दुनिया की कोई ताकत अजीत गौतम को लालच, डर, पैसा कोई भी किसी भी तरह से उसको खरीदने में कामयाब नहीं होगी। और मेरी ये हमेशा आखिरी वक्त तक मेरी खोज रहेगी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को, सब काशीराम के संघर्ष को मैं लोगों को बताकर जोड़ता जाऊंगा, क्योंकि राजनीति में पावर तो होनी चाहिए। सवाल ये है कि मिशन मूवमेंट जो है वो कभी भी रुकना नहीं चाहिए। MP MLA बने या ना बने, पावर आए या ना आए, लेकिन मिशन मूवमेंट कभी रुकना नहीं चाहिए। वो इस मिशन मूवमेंट को दुनिया की कोई ताकत रोकने वाली पैदा नहीं हुई है। ये स्लो तो हो सकता है, लेकिन कोई अगर ये चाहे कि इसको मैं ख़त्म कर दूं वो ख़त्म नहीं कर सकता। सर काशीराम साहब बहुजनों की सत्ता केवल बहुजनों के दम पर चाहते थे, लेकिन अभी जिस तरह से मायावती जी ने ब्राह्मण वोटर्स को अपनी पार्टी में शामिल किया, ये आपको नहीं लगता थोड़ा सा उल्टा है और काशीराम साहब का जो कॉन्सेप्ट था उसके एकदम डिफरेंट है? देखिए, पहली बात तो ये मैं आज बता देना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी जो है ये कभी भी किसी जाति के खिलाफ नहीं थी। उन्होंने कभी भी किसी जाति के ऊपर अटैक नहीं किया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखकर देश के अंदर जाति के आधार पर तोड़े हुए लोगों को भाईचारे के आधार पर उन्होंने जोड़ा है। और आज मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं, जो चंद लोग आज भी जात पात के चक्कर में, अपनी खुदगर्दी के चक्कर में वो कभी भी इस बात को वो दिमाग से निकाल दें कि आज उन लोगों को, जिन लोगों को उन्होंने सदियों तक गुलाम बना के रखा और वो आज उनके गुलाम रहेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है जी।
क्योंकि आज ये जो बहुजन समाज जो है, जिनको साहब कांशीराम ने 85% का फार्मूला दिया था और 15% का, आज वो 85% जो लोग हैं वो उसमें बेशुमार लोग जाग चुके हैं। वो जानते हैं कि हमारी ताकत क्या है, हम सब एक हैं, हमें सबको मिलकर इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी है, अपने प्राण देकर भी। इसलिए अगर कोई ये दिमाग में से उसमें ये बात है कि हम लोग इनको गुलाम बनाएंगे, अगर वो चंद % लोग आज भी अपने इस सोच को नहीं बदलते तो ये देश के कॉन्स्टिट्यूशन की गलती नहीं है, ये देश के उन लोगों की गलती है जिन लोगों ने आज तक अपनी सोच को बदला नहीं है। हिस्ट्री उठाकर देखिए, हम लोग 3-4 हज़ार साल से गुलाम रहे हैं इन चंद लोगों की जाति पाति की जो सोच है, जिसको ये इन्होंने बरकरार रखा, उसकी वजह से हमेशा गुलाम रहे हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का संविधान लिखकर उस सोच को, जाति की सोच को, जिसके अंदर एक जातियों की गंदी बदबू आती है, उन्होंने उसको हटाकर उसकी जगह पर भाईचारे, आपस में भाईचारे के आधार पर बना हुआ अपना कानून लागू कर दिया है, जिसको लिखने में साहब बाबा साहब के 10 साल कम हो गए अपनी उम्र में। तो आज उन लोगों को, मैं देश में रहने वाले हर जाति धर्म बरादरी के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको देश के संविधान के ऊपर कोई शक है, कोई डाउट है? क्या देश का संविधान इस देश के खिलाफ है? क्या देश के अंदर जो संविधान है, क्या इसकी सोच जो है, क्या वो भाईचारे के आधार पर नहीं है? क्या उसकी सोच जो है वो ईमानदारी के आधार पर नहीं है, मानवतावाद के आधार पर नहीं है? कोई भी बताए अगर मानवतावाद के आधार पर है, भाईचारे के आधार पर है, फिर क्या वजह है कि इस देश के अंदर बहुजनों की सरकार क्यों नहीं बनती जो कि भाईचारे के आधार पर है? तो आज मैं फिर कह देना चाहूँगा कि आज वो बहुजन समाज जो है वो पूरी तरह से जाग चुका है, और जो अभी तक जागे नहीं है उसको जगाने में हम लोग लगे हुए हैं। जब पूरी तरह जाग जाएगा फिर इस बहुजन समाज को कोई दबा नहीं सकता, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच है, विचार है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल लगाकर ये सोच विचारों को इस देश के सामने रखकर देश के लोगों को बोल दिया कि आप इस सोच पर चलिए। जब आप इस सोच पर चलेंगे इस देश को कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। हम कई दफ़ा बोलते हैं कि जय भीम जय भारत। हम क्यों कहते जय भारत? क्योंकि अगर देश में जातियाँ बनी रहेंगी तो हमारा देश कभी ताकतवर नहीं बन सकता। अगर हम जातियों को छोड़कर सब एक देश एक बन जाता है, ताकत बन जाता है, तो फिर मजबूत देश बनने के साथ साथ जब देश मजबूत होगा और फिर वहाँ पर ताकत भी होगी। और जय भीम हम क्यों कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ईमानदारी से लिखा है। तो मैं आज इस मौके पर भी कह देना चाहूँगा कि आप सब लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इस सोच को बरकरार रख लोगों के बीच में जाकर हर जाति धर्म बरादरी के लोगों को देश के इस संविधान को ईमानदारी से अपना लेना चाहिए। इसी में ही देश की ताकत है, इसी में देश का मान सम्मान है। सर, यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि मायावती जी की पार्टी इसलिए हार गई थी कि ब्राह्मण वोटर्स को उन्होंने शामिल किया। जो मेजोरिटी है, जो बहुजन है, वो ये बोल रहे हैं कि ब्राह्मण वोटर्स को शामिल किया मायावती ने, तो उन्होंने मायावती जी को धोखा दिया। या फिर इसका एक सबसे बड़ा कारण ये था कि बहुजन सोसाइटी इज डिवाइडेड इन लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक कारण था क्या? देखिए, मैं इस कारण के बारे में तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान पर चलती है। और इस देश के अंदर चाहे कोई ब्राह्मण समाज है, क्षत्रिय समाज है, कोई भी समाज है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी भी समाज के खिलाफ उन्होंने कभी नहीं बोला। उन्होंने अगर बोला है तो उन्होंने इस देश की व्यवस्था के खिलाफ बोला है, क्योंकि जातियों ने इस देश का इतना बुरी तरह से नाश किया कि हम 4000 साल तक गुलाम रहे। तो इसलिए इस सोच के अंदर आने के लिए, बहुजन समाज पार्टी में आने के लिए
हर जाति धर्म बरादरी के लोगों को ईमानदारी के साथ आना चाहिए, क्योंकि इसकी जो सोच है वो भाईचारे के आधार पर है, मानवतावाद के आधार पर है। वो सोच किसी जाति धर्म बरादरी के खिलाफ नहीं है। अगर लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ब्राह्मण बीच में आए, ब्राह्मण की वजह से हारी है, जे उन्होंने कहा होगा, लेकिन जो ब्राह्मण समाज या कोई भी समाज इसमें आया, क्योंकि मैं जाति के खिलाफ तो बोलता नहीं, अगर वो समाज बीच में आया है, उस समाज को भी ईमानदारी के साथ सब लोगों के बीच में जाकर लोगों को इस भाईचारे दी जो इसमें आ रही है बहुजन समाज पार्टी में कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, इस भाईचारे के संदेश को हर समाज में जाकर उनको इसको मजबूत करना चाहिए था। और अगर वो नहीं उन्होंने जाकर बताया, तो जिन लोगों ने नहीं बताया उनके सोच के अंदर आज भी जातिवाद की एक बदबू आ रही होगी, जो कि इस देश की यूनिटी के ताकत के खिलाफ है। और हमें उस सोच को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि वो एक बड़ी जहरीली सोच है। वो कभी भी जहरीली सोच जो है वो भाईचारे के आधार पर लोगों को मिलने नहीं देती, वो कमज़ोर करती है। जैसा एक घर के अंदर फूट है, घर बर्बाद है, समाज के अंदर फूट है, समाज बर्बाद है, देश के अंदर फूट है तो देश बर्बाद है। हमें इस सोच के ऊपर चलना है। ये सोच को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर इस देश के लोगों को सौंप दिया है। आज हम जितने भी लोग देश में रहने वाले हैं, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, सबको वोट का अधिकार देकर बाबा साहब ने सबको बराबर कर दिया है। और हमें किसी वोट के आधार पर हर एक को बराबरी का अधिकार दे दिया। उसको मजबूत करने के लिए हमें इस लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए, जाति व्यवस्था को नहीं। सर एक और सवाल कि जो अन्य दल हैं वो बाबा साहेब का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार सत्ता में आने के लिए, फिर जो मेजोरिटी है वो खुद अपने वोट से सत्ता में क्यों नहीं आ पाती? देखिए एक बात सुन लीजिए, आज हर दल जो है वो बाबा साहब की फोटो लगा रहा है। और मैं आज ये कह देना चाहूँगा, 1950 के अंदर जब देश का संविधान बना था, जब उन्होंने देश का संविधान सौंपा था, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और पटेल और मौलाना आजाद, आपने देखा भी होगा, उन्होंने देश का संविधान सौंपते वक्त कहा था जे संविधान मैं आपको दे तो रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की नीत में फ़र्क है, आपकी नीत साफ नहीं है। और अगर आपकी नीत साफ रही, आपकी नीत में खोट ना रहा, अगर आपने इस देश के संविधान को ईमानदारी से लागू कर दिया, तो ये जो देश है ये दुनिया की सुपर पावर बनेगा। आज जो लोग बाबा साहब के नाम की फ़ोटो लगा रहे, मैं देख रहा हूँ हर दल ने बाबा साहब की फ़ोटो लगाई है। अब अगर फ़ोटो लगाई है तो बाबा साहब की फ़ोटो तो लगा दी, अगर बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते तो ये सबसे बड़ा धोखा डॉक्टर अम्बेडकर के साथ है। और ऐसे लोग अगर अपनी सोच को नहीं बदलते, ऐसे लोग अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते, तो उन लोगों से ज़्यादा बेईमान खुद गर्द इंसान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। एक और इम्पोर्टेंट सवाल, अभी जो आम आदमी पार्टी ने जो शो करवाया JL नेहरू स्टेडियम में डॉक्टर बाबा साहेब के जीवन पे आधारित, वो जो शो था वो बहुजनों का जो मैसेज दे रहा था और बाबा साहेब का जो मैसेज दे रहा था, उनके जीवन कितनी कठिनाइयों से गुजरा, लेकिन उसमें जो प्ले करने वाली थी वो टीम कम्प्लीटली वो सवर्णों की टीम थी। तो क्या ऐसे कुछ लोगों को जब हम ये बताते हैं तो वो कहते हैं कि यार बहुजनों में तो टैलेंट नहीं है, ये कैसा लगता है आपको? देखिए कि ये बात जो आपने ये पूछी है, अभी जो शो चल रहा था वो शो तो शायद मैंने भी देखा होगा। और दूसरी बात यह है, क्या जितने भी लोग हैं जिनको मैं उनको स्वर्ण नहीं कहता, दे आर दी पार्ट ऑफ द कंट्री, इस देश में रहने वाले लोग हैं, इसमें कोई स्वर्ण नहीं है। अपने आप को दिमाग से वो कहना है इनको स्वर्ण बोल दीजिए। स्वर्ण आदमी वो है जिनके अंदर मानवतावाद, इंसानियत, भाईचारा है, वो स्वर्ण है। जिसके अंदर जात पात ऊंच नीच की बदबू है वो स्वर्ण नहीं है, वो सबसे गिरा हुआ इंसान है। आप जब बाकी बातें रही, जिन लोगों ने शो में हिस्सा लिया, जहाँ आर्टिस्ट थे, क्या वो लोग नहीं जानते कि डॉक्टर अम्बेडकर का करैक्टर क्या है? क्या उन लोगों को डॉक्टर अम्बेडकर के करैक्टर के बारे में नहीं पता?
इस देश में रहने वाले तो क्या, जो दुनिया के अंदर भी लोग रहते हैं वो भी जानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर का करैक्टर क्या था। डॉक्टर अम्बेडकर का करैक्टर और लियाकत, उनके मुकाबले में ये देश तो क्या दुनिया के किसी हिस्से में इंसान पैदा नहीं हुआ। एक दफ़ा डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था जिनका अम्बेडकर भवन के अंदर अपने जन्मदिन के ऊपर, उस वक्त मैं दिल्ली में आया था, मेरी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। उन्होंने कहा देश के रहने वाले जिनके बारे में स्वर्ण कहते हैं, मैं स्वर्ण नहीं कहता, मैं स्वर्ण उनको कहता हूँ जिनके अंदर भाईचारा, ईमानदारी और मानवतावाद है। उन्होंने कहा था देश के अपने आप को ऊंची जाति कहने वाले लोगों, मेरे मुकाबले में पढ़ा लिखा आदमी पैदा करो। और आज तक उसके मुकाबले में पढ़ा लिखा आदमी ना पैदा हुआ और ना कभी पैदा होगा। तो जो लोग आज भी जिनके अंदर जाति पाति की बदबू है उनको निकाल देना चाहिए और भाईचारे की जो खुशबू है उसको अपना लेना चाहिए। यही बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति इज्जत है, मान सम्मान है। आप फोटो तो हम लगा लेते हैं, अगर हम उनके बताए मार्ग पर नहीं चलते तो इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या होगी। अगर वो लोग नहीं चलते तो सबसे ज़्यादा बेइज्जती डॉक्टर अम्बेडकर की है। उन्होंने खुद भी बोल दिया था संविधान सौंपते वक्त, आपने अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को ईमानदारी से लागू नहीं किया, आप याद रखना कि चाहे कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा हो वो भी अच्छा साबित नहीं होगा। इसलिए मैं आशा रखता हूं कि आप इसको ईमानदारी से लागू करेंगे। लेकिन मेरे को आपकी नीत पर फिर खोट है, आपकी नीत भाई साफ नहीं है। तो आज मैं फिर कह देना चाहूँगा कि फ़ोटो तो लगा देते हैं, और अगर हम उनके बताए मार्ग पर, क्या देश का कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश में रहने वाले लोग जिनको हम सबसे इंटेलेक्चुअल कहते हैं, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, क्या वो नहीं चाहते कि जो देश का संविधान है उसके अंदर ना कोई बदबू है, ना जाति पातियों की उसके अंदर कोई जड़ है, उसके अंदर जातियों पातियों को ख़त्म कर भाईचारा पैदा करने की और करने की ताकत और सोच है। क्या उन लोगों को नहीं चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर सब लोगों को एजुकेशन देकर बराबर करें। आज मैं ये देखना चाहता हूँ कि एजुकेशन इतनी महंगी हो चुकी है कि गरीब आदमी तो बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकता। आज ये बाबा साहब ने कहा था एजुकेट यूनाइटेड एजुटेट। तो आज मैं ये कह दूँ कि उन लोगों को सबसे पहले एजुकेशन को बराबर करना चाहिए और देश के अंदर हर इंसान को बराबर की इज्जत मान सम्मान देना चाहिए। जैसे एक जंजीर जो होती है देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है, और वो जंजीर की एक कड़ी भी कमज़ोर है तो वो जंजीर कभी ताकतवर नहीं हो सकती। इसमें तो बेशुमार कड़ियाँ कमज़ोर हैं। इसलिए हम लोगों को उन कड़ियों को, उन लोगों को जो गरीबी की रेखा में आज भी हैं, उनको बराबरी पर लाने के लिए उनको मजबूत करिए ताकि देश मजबूत होगा। और आज हम तक गुलाम रहे, उसी की वजह से रहे कि चंद लोगों ने उन लोगों को बराबरी पर आने नहीं दिया, और जिसकी वजह से आज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर हर जाति धर्म बरादरी के लोग हैं जो कि देश को अच्छी तरह से देश की हिफाजत करते हैं। काश इसके पहले क्यों नहीं हुआ, इससे पहले क्योंकि ये देश जातियों में बटा हुआ था। तो मैं आज इस मौके पर यह अपील करता हूँ कि उन लोगों को, इस देश में रहने वाले उन लोगों को जिनकी सोच जो है आज तक भी बदली नहीं है, उनके सोच को बदल कर उन लोगों से मुआफ़ी मांगनी चाहिए जिन लोगों को उन लोगों ने आज तक गुलाम बनाकर रखा, जिन लोगों को उनके अधिकार नहीं दिए। बिल्कुल सर, फोटो की बात से याद आती है कि अभी इस बात पर भी बहुत फाइट चली कि अब गांधी जी की फोटो हट करके नोटों पे डॉक्टर BR अम्बेडकर की फोटो आनी चाहिए। देखिए, एक पहली बात हो जाए कि मैं गांधी के बारे में बात नहीं करनी चाहता, क्योंकि गांधी ने महात्मा गांधी ने, क्या महात्मा तो मैं तो नहीं कहता क्योंकि बाबा साहब ने कभी महात्मा नहीं कहा था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी ने 1932 के अंदर पूना पैठ के अंदर मरण व्रत क्यों रखा था? गांधी क्या चाहता था? क्या जब इस देश के अंदर दूसरे समाज के लोगों ने आज़ादी ली उस वक्त गांधी ने मरण व्रत क्यों नहीं रखा? उस वक्त गांधी ने क्यों नहीं व्रत रखा? जैसे जिनका मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी कहते हैं, जब इस समाज के लोगों ने, इस समाज के लिए, OBC के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने संघर्ष किया
और अधिकार लेके आए सेपरेट इलेक्टोरेट का 1932 का। अब ये सवाल आया, बात तो गांधी बोला नहीं इंग्लैंड के अंदर, जो ही बम्बे पहुंचा वो कहता मैं ये नहीं होने दूंगा। अब ये बताइए सेपरेट इलेक्टोरेट जो था उसके लिए गांधी को तकलीफ क्यों हुई थी, गांधी क्यों परेशान हुआ था। सेपरेट इलेक्टोरेट बड़ा एक मशहूर सवाल है, क्योंकि इसमें यह था कि अपनी वोट से चुनकर अपने नेता आने, जो रिजर्व सीट पर नेता चुनकर आते वो अपनी वोट से आते, वो अपने समाज के लिए हर काम करते, अपने समाज के लिए भी वो संघर्ष करते। और जनरल सीट पर जो लोग आते वो जिनको हम कहते हैं जनरल सीट, उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये 2 वोट का अधिकार लिया था, पहले रिजर्व पर और दूसरा जनरल पर। रिजर्व सीट पर सिर्फ एससी की खड़ा होगा, एससी वोट डालेंगे, दूसरे नहीं डालेंगे। और जनरल पर एससी भी वोट डालेंगे, दूसरे भी वोट डालेंगे, और जनरल भी खड़े होंगे, दूसरे भी खड़े होंगे। अब आप ये बताइए 1932 के अंदर 88 या कुछ समथिंग MLA MP चुनकर आते थे, रिजर्व सीट से। उसके बाद जनरल सीट से हमारे लोग वोट उनको डालते जो हमारे हित की बात करता। अब आप बताइए कि दोनों को मिलाकर यानी कि गवर्नमेंट किसकी बनती। और ये बताओ, बाबा साहब ने कभी रिजर्वेशन मांगा था क्या? ये रिजर्वेशन कहाँ से आ गया? वो तो उन्होंने कभी मांगा तक नहीं था, लेकिन गांधी ने व्रत रखा क्योंकि समाज तैयार नहीं था। जब समाज तैयार नहीं था तो बाबा साहब को मजबूर होकर पूना पैक्ट पर दस्तखत करने पड़े गांधी के साथ, और पहला अधिकार जो था वो छोड़ना पड़ा। और गांधी को उसी दिन बाबा साहब ने बोल दिया कि आज से चमचे पैदा होंगे, रिजर्व सीट से जो चुनकर आ रहे हैं ये 1932 के चमचे हैं, ये समाज के किसी काम के लिए नहीं, ये गांधी ने पैदा किए हुए चमचे हैं जे। इसलिए मैं उनके बारे में बात नहीं करता, वो कभी भी समाज की बात नहीं करेंगे, ये गांधी की देन है। अगर उस वक्त अगर किसी एक भी दलित समाज में, OBC के समाज के किसी एक भी व्यक्ति ने गांधी के मुकाबले में व्रत रखा होता तो गांधी भी भाग जाता और हम 1932 में ही इस देश के हुक्मरान बन जाते। बहुत बहुत थैंक यू।